नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दीपक कुमार ठाकुर और आज मैं बात करने वाला हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में होने वाली बीमारियां और उनकी किस तरह से हम जांचें करते हैं, कौन कौन सी हम जांचें करती हैं, कौन सी बीमारी में हम कौन सी जांचें करते हैं, उन जांचों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीटी स्कैन, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। CT scanning uses a narrow X-ray beam to scan body parts in successive layers। CT स्कैन में हम क्या करते हैं, एक पतली एक्सरे बीम का उपयोग करते हैं। किसके लिए? शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्कैन करने के लिए सीरियल वाइज, मतलब सीरियल वाइज क्रमिक, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, इस तरह से जो सक्सेसिव हमारे स्ट्रक्चर स्किन के जो लेयर्स है, इससे हम धीरे धीरे बोन तक पहुंचते हैं। द इमेज प्रोवाइड क्रॉस सेक्शनल व्यूज। जो हमारे पास इमेज आती है सीटी स्कैन के थ्रू, वो कैसे होते हैं? क्रॉस सेक्शनल व्यू में ऑफ द ब्रेन। क्योंकि हम अभी सीटी स्कैन हम और भी जगह करते हैं, जैसे एब्डोमेन का भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी नर्वस सिस्टम की, तो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ द ब्रेन। इसके बाद से डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस इन टिश्यू। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में हम डिफरेंस करना। दो चीजों, जैसे दो टिश्यूज हैं, ये दो डिफरेंस इन टिश्यू, दो टिश्यू के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना। डेंसिटाइज ऑफ द स्कल, कोर्टेक्स, सब कोर्टिकल स्ट्रक्चर एंड वेंट्रिकल्स। डेंसिटाइज ऑफ द स्ट्रक्चर, डेंसिसाइड का मतलब होता है सीटी स्कैन के अंदर, जैसे आप देखोगे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें एयर है, वाटर है, बोन है, इन सब के जो डेंसिटाइज मतलब घनत्व होते हैं, इनके बेस पर शो करता है। जैसे एयर और वाटर है, इनका डेंसिटाई बहुत कम होता है तो इनको ब्लैक कलर में शो होता है। वही बोन का डेंसिटाई, जो डेंसिटी है वो अधिक होता है, तो उसको हम व्हाइट कलर, व्हाइटिश कलर में हम शो करते हैं। सीटी स्कैन में आप देखते होंगे जो फिल्म होती है सीटी स्कैन की, एक्सरे की तरह वही फिल्म होती है वो सीटी स्कैन की, उसमें देखते होंगे आप काले कलर का और ब्लैक कलर का ऐसे आपको शो करेगा। जो काले कलर का होता है वो एयर और जो हमारे वाटर्स है उनको शो करता है, जबकि जो व्हाइट कलर्स का होती है वो हमारे बोन को शो करता है। द इमेज इज डिस्प्ले ऑन द oscilloscope और टेलीविजन मॉनिटर एंड इज फोटोग्राफ्ड एंड स्टोर डिजिटली। ये जो हमारे पास इमेज बनता है, जो हम इमेज पिक्चर क्लिक करते हैं, वो हमारे ओसिलोस्कोप या फिर टेलीविजन का जो मॉनिटर, मतलब जो हमारे पास आप बोल सकते हो एक तरह से जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, जो मॉनिटर होता है, उस पर शो होता है। और फोटोग्राफ को हम स्टोर कर सकते हैं डिजिटली, मतलब डिजिटली रूप से भी हम इसके फोटोग्राफ को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर व्यू करके देख सकते हैं। सीटी स्कैनिंग इज यूजुअली परफॉर्म फर्स्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। सबसे पहले तो हम इसको बिना किसी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के भी करते हैं। इसके बाद यदि हमें जरूरत पड़ती है तो आईवी कॉन्ट्रास्ट हम दे सकते हैं, नीडेड है तो। जैसे कि सीटी स्कैन में यदि क्लियर व्यूज नहीं देख पा रहे हैं हम, तो हम पेशेंट को आईवी कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आयोनाइज्ड होती है, जिस पर एक्सरे की बीम पड़ते ही वो चमकती हुई नजर आती है। एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट ऑन ब्रेन सिटी इंक्लूड। एबनॉर्मलिटीज हमें कौन कौन सी देखने को मिलेगी सिटी ब्रेन के अंदर? ट्यूमर किसी पेशेंट को, या फिर अदर मासेज, कोई और मासेज की ग्रोथ हो गया हो, इनफ्रैक्शन हो गया हो। इनफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई का रुक जाना, जिसकी वजह से उस टिश्यू की डेथ हो जाना, डेट इज द इनफ्रैक्शन। इसके बाद से हेमरेज हो गया हो, ब्लीडिंग हो गया उस जगह पर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकल, जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सेकंड, ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, शिफ्ट आउट हो जाना। एंड कोर्टिकल एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होते हैं, हम यदि बात करें तो एट्रोफी का मतलब होता है जो सेल्स हैं उनकी साइज कम हो जाना या फिर उसकी डेंसिटी कम हो जाना। कोर्टिकल एट्रोफी यदि देखने को मिलती है तो हम बात करते हैं। यहाँ बात आती है, आपने देखा होगा, इनफ्रैक्शन, हेमरेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, कोर्टिकल एट्रोफी और ट्यूमर। यदि किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो हम करेंगे, क्यों? डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए। यदि किसी को ट्यूमर या गांठें बन गई तो हम करेंगे। यदि किसी की सेल डेथ हो गई, हेमरेजिक कंडीशन हो गई, तो हम करेंगे। इनफ्रैक्शन हो गया किसी को, जैसे सीबी हो गया, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, तो भी हम करेंगे सीटी स्कैन। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, सीटी एंजियोग्राफी अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल। जो सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियो वर्ड है ब्लड वेसल से, ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन। सीटी स्कैन के थ्रू जो हम एंजियोग्राफी करते हैं वो हमें दिखाता है किसको? ब्लड वेसल्स को। वोल सीटी स्कैन अलाउ, जो सारे तरह के जो सीटी स्कैन है वो हमें अलाउ करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड टू बी विजुअलाइज। यदि हम स्पाइनल कोड की यदि हम सीटी स्कैन करें तो हमें स्पाइनल कोड का क्या जो क्रॉस सेक्शन होता है इसको हमें विजुअलाइज कर सकते हैं हम वोल सीटी स्कैन के थ्रू।
द इंजेक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल आयोनाइज कॉन्ट्रास्ट। हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले बताया कि हम सीटी स्कैन बिना कॉन्ट्रास्ट के भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट के साथ भी कर सकते हैं। यदि हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और आयोनाइटेड होती है। आयोनाइटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सरे बीम की जो लाइटिंग आती है उस पर चमकती हुई नजर आएगी हमें। और ये कहाँ डालते हैं, सब अरकनोइड स्पेस में थ्रू लंबर पंक्चर। जो हम एलपी करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं L3 L4 पर, इसके थ्रू जो है हम कॉन्ट्रास्ट को एडमिनिस्टर कर देते हैं और ये इंप्रूव करते हैं द विजुअलाइजेशन ऑफ द स्पाइनल एंड इंट्राक्रेनियल कंटेंट ऑफ दिस इमेज। जो स्पाइनल जो कोड है उसके अंदर जो कंटेंट है और जो इंट्राक्रेनियल जो कंटेंट है, इसके जो विजुअलाइजेशन है इसमें हमें हेल्प करता है कौन, जो आयोनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है ये। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। कौन कौन से ऐसी नर्सिंग रोल्स हैं जो हमें हेल्प करता है सीटी स्कैन के अंदर, या फिर कौन कौन से नर्सिंग रोल है वो हमें नर्स का काम क्या है सीटी स्कैन के अंदर, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए नर्स को सीटी स्कैन के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, सीडेशन कैन बी यूज्ड इफ एजिटेशन, मतलब पेशेंट को यदि घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, विद ए सक्सेसफुल स्टडी, जो हमें ढंग से देखने का मतलब सीटी स्कैन यदि हम एक सक्सेस और अनसक्सेस आप समझते हैं, यदि हमें सक्सेसफुल स्टडी करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम पेशेंट को सीडेशन में दे सकते हैं, मतलब पेशेंट को सुला सकते हैं, सेडेटिव्स दे सकते हैं, मिडाजोलम हो गया, एट्रा हो गया, ये सब दे सकते हैं। इफ ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज यूज, यदि मैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट की यूज कर रहा हूं, द पेशेंट मस्ट बी असेस्ड बिफोर द सीटी स्कैन ऑफ फॉर एन आयोडीन या फिर जो सेल्फिश एलर्जी होती है। सबसे पहले यदि मैं किसी पेशेंट का सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट के थ्रू करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मैं उस पेशेंट की चेक करूंगा कि उसको आयोडीन या फिर किसी तरह की सेल्फिश से एलर्जी तो नहीं है, बिकॉज द कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज्ड में बी आयोनाइज्ड बेस्ड, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो आयोनाइज्ड बेस्ड होती है और हर किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि इसका एलर्जी नहीं होता है, किसी को भी इसकी एलर्जी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्ट्रास्ट एजेंट आयोनाइज्ड बेस्ड है तो इसकी हमें एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट की एलर्जी टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी फंक्शन मस्ट बी आल्सो बी इवेलुएट बिकॉज द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज क्लियर थ्रू द किडनी। किडनी फंक्शन जो आरएफटी है वो हम करेंगे पेशेंट का, क्योंकि आरएफटी जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो लीवर में नहीं जाकर के वो क्या होगा, किडनी से फिल्टर हो जाता है। तो हम क्योंकि कोई भी ड्रग्स देते हैं तो हम एलएफटी आरएफटी करते हैं चेक करने के लिए लिवर फंक्शन क्या है, किडनी फंक्शन क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी कभी हम कॉन्ट्रास्ट, बार बार ये लाइन आएगा, कॉन्ट्रास्ट एजेंट देंगे तो हम उसका किडनी फंक्शन टेस्ट पहले चेक करेंगे, क्योंकि किडनी के द्वारा ही जो है वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट फिल्टर होकर के बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगा, इसलिए हम सबसे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ए सुटेबल आईवी लाइन फॉर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन एंड ए पीरियड ऑफ फास्टिंग यूजुअली 4 आवर्स आर रिक्वायर्ड प्रायर टू द स्टडी। हमें एक सुटेबल आईवी लाइन, मतलब एक कैनुला होती है 18 गोज का हो गया, 20 गोज का हो गया, ये हमें हमारे पास पेशेंट को होना चाहिए एक सुटेबल कैनुला जो लाइन चलता हुआ हो। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन एंड पीरियड ऑफ फास्टिंग, मतलब एक पीरियड ऑफ फास्टिंग जो है पेशेंट को कम से कम 4 घंटे तक हमें फास्टिंग में रखना होगा। मतलब पेशेंट को किसी तरह एनबीएम जिसको हम बोलते हैं वो हमें पेशेंट को रखना पड़ेगा 4 घंटे पहले, और इसके बाद जो है हम पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट जो है एडमिनिस्टर कर देंगे एक सुटेबल आईवी लाइन के थ्रू। फ्लूइड इनटेक इज आल्सो एनकरेज्ड, जो हमें फ्लूइड इनटेक जो पेशेंट को देंगे सीटी स्कैन के बाद उसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि सीटी स्कैन के बाद यदि हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को बाहर बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं तो उसमें हमें फ्लूइड बहुत ही हेल्प करता है। टू फेसिकुलेट कॉन्ट्रास्ट क्लियरेंस थ्रू द किडनी, जो हमें एनकरेज करता है आईवी कॉन्ट्रास्ट को फेसिकुलेट करने के लिए, क्लियरेंस थ्रू द किडनी, किडनी के थ्रू क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक रिसोर्सनेस इमेजिंग, एमआर स्कैन। एमआरआई यूजुअली ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई क्या है, यूजुअली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। और सीटी स्कैन क्या था, एक्सरे में, एक्सरे बीम का यूज कर रहे थे हम नैरो, इसमें हम किसकी यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, टू ऑब्टेन इमेज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट एरिया, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एमआरआई होल बॉडी का हो सकता है, एब्डोमेन का हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम का, तो ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज हैं उन सभी का एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड कॉज द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स विद इन द बॉडी टू अलाइन लाइक द स्मॉल मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें क्या करता है पेशेंट के बाद, यदि हम बात करें एमिट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहला एमिट्स का मतलब उत्सर्जन करना, एक्सक्रिएट करना।
मतलब शरीर से बाहर निकालना। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? बॉडी के अंदर होती है। और ये क्या करते हैं? स्मॉल मैग्नेट, जो मैग्नेट्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक्सक्रिएट आउट करते हैं, निकालते हैं। मतलब जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो हम प्रोटॉन्स होती है वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का उत्सर्जन करते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस द प्रोटॉन्स इमिट सिंगल, जो प्रोटीन्स होती है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, जो प्रोटॉन होती है, प्रोटीन्स नहीं सॉरी प्रोटॉन, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या करते हैं? जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस के आते ही वो क्या करते हैं? इमिट्स करते हैं, विच आर द कन्वर्ट टू इमेज। वो जो इमेज कर रहे हैं प्रोटॉन, वो किस में बदल जाते हैं? इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड एमआरआई स्कैन कैन बी प्रीफर या फिर परफॉर्म विथ और विदाउट ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट। एमआरआई जो है हम विथ कॉन्ट्रास्ट एजेंट से भी कर सकते हैं और विदाउट कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी कर सकते हैं। एंड कैन आइडेंटिफाई ए सेरिब्रल एबनॉर्मलिटी अर्लियर, और हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेरिब्रल एबनॉर्मलिटी अर्लियर, जल्दी से जल्दी जो है सेरिब्रल ब्रेन के अंदर होने वाली किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी की हम क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ, ये जो एमआरआई होती है पार्टिकुलरली किसके लिए हम यूज करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर किसी तरह का कोई ट्यूमर तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है लेयर बन जाना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, यदि इस तरह की हमें कोई कंडीशन दिखाई दे रही है तो हम एमआरआई करवाते हैं। एंड एमआरआई स्कैन में टेक ए हावर और लॉन्गर टू कंप्लीट। एमआरआई स्कैन करने के लिए हमें बहुत लंबे टाइम की जरूरत होती है, जैसे कि 1 आवर्स के कंप्लीट भी लग सकते हैं। सो इट यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन इज लिमिटेड, लंबा टाइम लगता है, करीब 1 घंटे के अप्रोक्स लग जाता है एमआरआई करने में, इसलिए हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एमआरआई नहीं करते हैं या फिर कम प्रीफेयर करते हैं। सेवरल एमआरआई एप्लीकेशन एलो इमेजिंग ऑफ ब्रेन ब्लड फ्लो, कुछ या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो एमआरआई होती है हमें अलाउ करती है इमेजिंग ऑफ ब्रेन ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म बाय स्पेशल इमेजिंग टेक्निक एडेड टू द एमआरआई। एमआरआई के अंदर जो हम कुछ स्पेशल जो इमेजिंग टेक्निक है उसको हम ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है उसकी फ्लो को हम देख सकते हैं, ब्रेन में क्या क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन से हैं? सच टेक्निक्स इंक्लूड डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, DWI, आप सुनते होंगे DWI, नेक ऑफ ब्रेन, ब्रेन मतलब नेक का भी करना है, विद ब्रेन करना है, किसका DWI हम कर सकते हैं। परफ्यूजन वेट इमेजिंग PWI, मैग्नेटिक रिसोर्सनेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, फ्लूइड अटेंशन इन्वर्जन रिकवरी FLAIR कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स हैं, इनको हम एमआरआई में और एडिट कर सकते हैं, जिसके बाद हम ब्रेन का ब्लड फ्लो देख सकते हैं, ब्रेन में होने वाले मेटाबॉलिज्म को हम देख सकते हैं क्लियरली। मैग्नेटिक रिसोर्सनेस एंजियोग्राफी MRA जिसको हम बोलते हैं, अलाउ करता है सेपरेट विजुअलाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल वेस्कुलेटर विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टेरियल कॉन्ट्रास्ट एजेंट। जो MRA होता है मैग्नेटिक रिसोर्सनेस एंजियोग्राफी, वो हमें अलाउ करता है सेपरेट देखने के लिए विजुअलाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल वेस्कुलेटर, मतलब ब्लड, ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है उसको देखने के लिए बिना किसी आर्टेरियल कॉन्ट्रास्ट एजेंट के एडमिनिस्टर किए हुए, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम पेशेंट को दिए हुए भी एक ब्लड फ्लो देख सकते हैं ब्रेन का, किसके थ्रू? सेरिब्रो जो ब्लड वेसल्स है उसका MRA के थ्रू, मैग्नेटिक रिसोर्सनेस एंजियोग्राफी में। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। एमआरआई के अंदर हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक नर्स को। सबसे पहले जो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एमआरआई के अंदर, आप देखते होंगे सावधानी लिखा हुआ होती है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। कोक्लियर इम्प्लांट, जो पेशेंट के अंदर कोक्लियर जो इम्प्लांट्स होते हैं सुनने के लिए हियरिंग डिवाइस, विल इनएक्टिवेटेड बाय एमआरआई, एमआरआई के दौरान वो क्या होना चाहिए? इनएक्टिवेटेड होना चाहिए। देयरफॉर अदर इमेजिंग प्रोसीजर आर कंसीडर, इसके बाद ही किसी तरह की हम इमेजिंग प्रोसीजर जो होती है उसको हम करना चाहिए। देयर इज ए रिस्क ऑफ सेवरल इंजरी एंड डेथ, पेशेंट को जो है बहुत सारे रिस्क होती है और इंजरी की रिस्क होती है, किसके दौरान? एमआरआई के दौरान। क्योंकि यदि किसी तरह के वो ब्रेसलेट पहन के चला गया या फिर कोई भी मैग्नेटिक चीज पहन के चला गया और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, जैसे सिक्के लेके चला गया, वो मोबाइल फोन लेके चला गया, तो इससे उसके पेशेंट को क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है और डेथ का कारण बन सकता है। फॉर द MRI द पेशेंट लाइज विद द हेड इन ए फ्रेम ऑन ए फ्लैट प्लेटफॉर्म दैट इज मूव्ड इनटू द ट्यूब हाउसिंग द मैग्नेट।
हम जो पेशेंट को लिटाते हैं, लाइज डाउन करते हैं विद द हेड ऑफ ए फ्रेम, एक फ्रेम के अंदर देखोगे आप इस तरह का एक फ्रेम होता है और नीचे से वो फ्लैट होता है, इसके अंदर हम सिर को इस तरह से फिक्स कर देते हैं उस फ्रेम में, और वो फ्रेम क्या करता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है और वो मूव कर देता है ट्यूब ऑफ पासिंग द मैग्नेट, और वो मैग्नेट फील्ड के अंदर मशीन के अंदर चला जाता है जो पेशेंट होता है वो, और वो जो ट्यूब होती है वो इस तरह से मूव आउट होती है, मतलब फिक्स रहेगा ब्रेन, और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक रेज होती है फोटोन, वो क्या होती है, एडमिनिस्टर हो जाते हैं। द स्कैनिंग प्रोसेस इज पेनलेस, जो एमआरआई स्कैन करते हैं वो क्या होता है, पेनलेस प्रोसीजर है, बट द पेशेंट हियर लाउड, लेकिन उसके अंदर आवाज बहुत ज्यादा आती है, गन गन गन, जैसे ही आप एमआरआई रेज देते हैं, मैग्नेटिक रिसोर्सनेस देते हैं, वो आवाज करता है, पिक्चर क्लिक करते हैं वो आवाज करता है। थंपिंग द मैग्नेटिक कोइल्स, ये आवाज किसकी वजह से आता है, थंपिंग द मैग्नेटिक कोइल्स से, मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पल्सेट जो होती है उसकी वजह से एमआरआई के अंदर आवाज आती है। तो ये प्रोसीजर तो पेनलेस है, बट पेशेंट में क्या हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, जिससे वो हियरिंग जो लाउड साउंड सुनता है इससे वो परेशान हो सकते हैं, इसलिए हमें पेशेंट को पहले ही काउंसलिंग करनी है। अब हम अगली डायग्नोसिस पढ़ते हैं, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पीईटी इज द कंप्यूटर बेस्ड न्यूक्लियर इमेजिंग टेक्निक। ये क्या है, न्यूक्लियर इमेजिंग टेक्निक है। एमआरआई क्या था, मैग्नेटिक रिसोनेसिंग था। सीटी स्कैन क्या था, एक्सरे बेस्ड था। दैट प्रोड्यूस इमेज ऑफ एक्चुअल ऑर्गन फंक्शनिंग। पीईटी क्या करता है, जो एक्चुअल ऑर्गन की जो फंक्शन है उसको हमें बताता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर इमेजिंग के थ्रू। द पेशेंट आइदर इनहेल ए रेडियो एक्टिव गैस और इज इंजेक्टेड विथ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सबसे पहले हम पेशेंट में क्या करते हैं, या तो उसको जो रेडियो एक्टिव गैस है उसको इनहेल करा देते हैं, मतलब इस तरह से उसको इनहेल करवा देंगे, सुंघा देंगे, और इसके बाद हम, या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको हम इंजेक्टेड कर देते हैं। डेट एमिट्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो क्या कर सकता है, एमिट्स मतलब उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है बॉडी से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज की जो पार्टिकल्स होती है वो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तो प्रोटॉन होती है वो पॉजिटिव चार्ज पर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है नेगेटिव चार्जेज होती है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो प्रोटॉन है वो उत्सर्जित करेगा, एमिट्स करना चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। व्हेन दीज पोजिस्ट्रॉन कंबाइन विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली फाउंड इन द बॉडी सेल्स। और बॉडी सेल्स के अंदर क्या होती है, जो नेगेटिव चार्ज करने वाला इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होती है, जो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव करने वाले, जो पॉजिटिव जो हम चार्ज दे रहे थे पोजिस्ट्रॉन, उससे क्या होती है, कंबाइंड हो जाती है। द रिजल्ट गामा रे कैन बी डिटेक्टेड बाय स्कैनिंग डिवाइस। और जो गामा रे, जो हम स्कैनिंग जो डिवाइस होते हैं उससे हम क्या देते हैं, गामा रेज देते हैं, और जो हमें प्रोड्यूस करता है ये सीरीज ऑफ टू डायमेंशनल व्यू एट ए वेरियस लेवल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग लेवल पर जाकर के 2 डायमेंशनल व्यूज हमें देते हैं। आपने सुना होगा 2D 3D, इस तरह से हम बात करते हैं, 4K भी आ गया। तो ये एक अलग अलग टेक्निक्स है, हालांकि इसका यूज जो है बहुत कम करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड बाय कंप्यूटर एंड गिव्स ए कंपोसाइट पिक्चर ऑफ द ब्रेन एट वर्क। ब्रेन किस तरह से वर्क करता है इसकी हमें जो कंप्यूटर पे बोल सकते हैं एक पिक्चर आता है, और इससे हम बेस्ड इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं। PET permits the measurement of the blood flow। PET जो पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, ये क्या करता है, मेजरमेंट कर देता है ब्लड फ्लो का, कितनी ब्लड फ्लो आ रहा है। टिश्यू कंपोजिशन, टिश्यू के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब प्लाज्मा कितनी है, आरबीसी कितनी है, इस तरह से वो क्या होती है, टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनकी हम कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह का हो रहा है ये हम देख सकते हैं। थस इनडायरेक्टली इवेलुएट द ब्रेन फंक्शन। इनडायरेक्टली रूप से हम ब्रेन का किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है वो भी हम इससे इवेलुएट कर सकते हैं। द ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट मेटाबॉलिटिकली एक्टिव ऑर्गन। ब्रेन क्या है, मोस्ट जो है मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन है। कंज्यूम करता है 80% ऑफ ग्लूकोज द बॉडी यूजेज। बॉडी के अंदर जितना यूज होती है ग्लूकोज, उसका 80% जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, मेटाबॉलिज्म करता है। पीटी मेजर दिस एक्टिविटी इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड कैन डिटेक्ट चेंजेस इन ग्लूकोज यूज। पीईटी टेस्ट जो है हमें क्या बताता है, स्पेसिफिक एरियाज जो ब्रेन के हैं उसके अंदर होने वाले ग्लूकोज में किस तरह की चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो मेटाबॉलिज्म होती है उसको हमें बताता है। पीईटी यूजफुल इन शोइंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन द ब्रेन। पीईटी क्या होता है, यूजफुल होता है शोइंग करने में, मतलब शो करने में मेटाबॉलिक चेंजेस इन द ब्रेन। अल्जाइमर डिजीज के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलती है, तो जो मेटाबॉलिक अल्जाइमर डिजीज के अंदर हम पीईटी टेस्ट करते हैं। लोकेटिंग लीजन, कौन से ऐसे लीजन्स में हो रहा है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है,
किसी को आपने सुना एपिलेक्सिस आती है, एपिलेक्सिस मतलब सीजर आते हैं, तो कौन से लीजन्स ब्रेन के अंदर इफेक्ट हुए हैं, कहाँ पे ग्लूकोज का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो ये हम देख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ब्लड फ्लो, इससे हम ब्लड फ्लो और जो ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर। फिर आता है डिस्टिंग्विशिंग ट्यूमर फ्रॉम एरियाज ऑफ नेक्रोसिस, ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से टाइप्स के ट्यूमर हैं जिनका या तो नेक्रोसिस हो गया या फिर जो ट्यूमर्स सेल्स, ट्यूमर्स का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेल्स, मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रिवेल्विंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस, यदि किसी तरह की कोई बायोकेमिकली जो है एबनॉर्मलिटीज आती है जिसकी वजह से कोई मेंटल इलनेस हो रही है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको भी हम पीईटी टेस्ट के थ्रू जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, एजुकेट द पेशेंट अबाउट इनहेलेशन टेक्निक एंड द सीडेशंस, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, डेट में आकर पेशेंट के अंदर हो सकती है, और जो हम इनहेल कर रहे हैं पेशेंट क्या चीज, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, इसके बारे में भी हम पेशेंट को बताना है। द आईवी इंजेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस सिमिलर साइड इफेक्ट, जिस तरह से जो हम इनहेल किया हुआ जो रेडियो एक्टिव डिजीनेस और हेडेक कॉज करता है, ठीक इसी तरह से जो आईवी इंजेक्शन है वो डिजीनेस, हेडेक, इसके बाद से हम बात करें तो एमिट्स मतलब वोमिटिंग, नोजिया, ये कॉज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में रिड्यूस एंजाइटी ड्यूरिंग द टेस्ट, हम पेशेंट को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक से बताएंगे जिसके थ्रू अपने एंजाइटी को कम कर सकता है ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान। सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, SPECT के नाम से हम जानते हैं, ये हमें क्या देता है, 3 डायमेंशनल इमेजिंग टेक्निक है। हमें जो डायग्राम प्राप्त होता है कैसे 3 डायमेंशन पे देखता है, मतलब ये भी और इधर से 3 डायमेंशन, जो मतलब इसी तरह बात कर सकते हैं 3 डायमेंशनल इमेज हमें प्राप्त करता है, किसके थ्रू, हम SPECT के थ्रू। इट इज द परफ्यूजन स्टडी दैट कैप्चर, परफ्यूजन के मतलब क्या होता है, टिश्यू कितनी ग्लूकोज का यूज कर रही है, कितने ऑक्सीजन का यूज कर रही है, उसे हम परफ्यूजन बोलते हैं। इट इज द परफ्यूजन स्टडी दैट कैप्चर ए मूवमेंट ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड, जब रेडियो न्यूक्लियोटाइड जब हम टाइम ऑफ इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर करते हैं उस मूवमेंट में सेरिब्रल ब्लड फ्लो को हम स्टडी करते हैं। गामा फोटोन are emitted from a radiopharmaceutical agent given to the patient and are detected by a rotating gamma camera. The imaging is sent to a mini computer, कोई कंप्यूटर मतलब ये जितनी MRI हो गया, सिटी स्कैन हो गया, PET हमने पढ़ा, SPECT पढ़ रहे हैं, ये सब क्या होता है, कंप्यूटर पे हमें इमेज प्राप्त होता है। किस तरह से इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, और ये हमें किस तरह से बताता है, कोई हमें ब्रेन की स्कैन के थ्रू हम देखते हैं, किसी में हम मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, किसी में हम ब्लड फ्लो देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट मतलब रेडियो ओपिक जो हमारे पास जो मेडिसिन है उसको हम क्या करते हैं, जो एजेंट है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, और वो क्या करते हैं, गामा फोटोन्स एमिटेट करते हैं, गामा फोटोन्स का जो है क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और उसको हम गामा कैमरे के द्वारा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो इमेज को हम सेंड कर देते हैं मिनी कंप्यूटर पर। SPECT useful in detecting the extent and location of abnormal perfused areas in the brain, ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल जो परफ्यूज्ड एरिया है ब्रेन का, उसकी कितनी तो एक्सटेंट है और क्या लोकेशन है, मतलब कितने दूर में तो वो फैला हुआ है और उसकी लोकेशन क्या है, जो परफ्यूज्ड एबनॉर्मल एरिया है ब्रेन का उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, थस अलाउइंग डिटेक्टेशन, लोकेलाइजेशन एंड साइजिंग ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की साइज क्या है, लोकेलाइजिंग ऑफ सीजर फोकाई इन एपिलेप्सी, यदि किसी पेशेंट को सीजर या एपिलेप्सी आ रहा है तो उसका लोकेशन क्या है, उस पेशेंट के लिए जो सीजर फोकाई कहाँ से एडमिट मतलब जनरेट कर रहा है। सीजर में क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो है डिस्चार्ज होती है, अब वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहाँ से हो रही है, उस फोकाई को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं उसकी कितनी एक्सटेंट है, क्या लोकेशन है। डिटेक्टेशन ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन, ट्यूमर का किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ परफ्यूजन बिफोर एंड आफ्टर न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी हम न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले हम ये इवेलुएट कर लेते हैं कि ट्यूमर की परफ्यूजन कितनी हो रही है, और आफ्टर न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर हम देखते हैं कि ट्यूमर यदि कोई रह गया कोई मास से उसका परफ्यूजन कितना हो रहा है। अब हम बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन की, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू SPECT, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनहेल करा रहे हैं या फिर जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो रेडियो ओपेक
सब्सटेंस है उसका, तो इसलिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन है और प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर ये चले जाएगा। Patient are monitored during and after the procedure for allergic reaction to the radio pharmaceutical agent। जो भी हम रेडियो ओपेक जो हम एजेंट दे रहे हैं फार्मेसी मतलब मेडिसिन दे रहे हैं, उससे किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रहा है, इसके हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर, जब भी हम जांचें कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल मतलब आपको पता चल रहा होगा ब्रेन से रिलेटेड, और एनजीओ मतलब ब्लड, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन। सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज एन एक्सरे स्टडी। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्सरे बीम का यूज करते हैं ऑफ द सेरिब्रल सर्कुलेशन, जो ब्लड के ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें हम एक एक्सरे लेते हैं विद एन कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्टेड इनटू द सेलेक्टेड आर्टरी। जो हमारे कैरोटिड आर्टरी है, फिर जो सेलेक्टेड आर्टरी है उसके अंदर जो हम सेरिब्रल के अंदर जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है उसके अंदर सिलेक्टेड आर्टरी में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो एजेंट है उसको हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और उसका हम क्या करते हैं, एक्सरे स्टडी करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन वेसल्स पेटेंसी। ब्लड वेसल्स की पेटेंसी क्या है, मतलब देखोगे जब बीपी हमें कैसे कंट्रोल होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, यदि ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है तो ब्लड वेसल्स जो है डायलेट हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो मतलब बीपी किस तरह से कंट्रोल होता है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर। तो ये ब्लड की वेसल्स की पेटेंसी कितनी है, इसको हम चेक कर सकते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी के द्वारा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कोलेट्रल सर्कुलेशन, किसी तरह की कोई कोलेट्रल सर्कुलेशन, कोई अलग से किसी तरह का सर्कुलेशन तो नहीं होगा, जैसे ट्यूमर है, या फिर जो हम बात करें किसी तरह की कैंसर सेल्स है, वो क्या करते हैं, अपनी खुद की जो है ब्लड सप्लाई बना लेते हैं। ब्लड सप्लाई कोलेट्रल सर्कुलेशन मतलब कोई तीसरी नई एक सर्कुलेशन बन गई ब्लड की, उसकी हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड डिटेल्स ऑन वेस्कुलर एनोमलीज, और किसी तरह की ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ रही है, ब्लड वेसल्स नेक्रोसिस हो रही है, या फिर किसी तरह की ब्लड वेसल्स की पेटेंसी कैसी है, वो सब हम चेक कर सकते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी के द्वारा। सेरिब्रल एंजियोग्राम आर परफॉर्म बाय थ्रेटनिंग ए कैथेटर। थ्रेटनिंग मतलब पतली छोटी एक कैथेटर, कैथेटर मतलब कैनुला थ्रू द फीमोरल आर्टरी इन द ग्रोइन। ग्रोइन एरिया में जो है हम फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक हम थ्रेटनिंग लाइक कैथेटर मतलब पतली एक कैथेटर लगाते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, और उसको हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो डिजायर्ड जो हमारा वेसल्स है, जिस वेसल्स का मैंने पहले ही बताया कि सेरिब्रल सर्कुलेशन विद कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट इनटू सेलेक्टेड जो हमारा आर्टरी है उस तक हम क्या करते हैं, डिजायर्ड वेसल्स तक हम पहुंचाते हैं। अल्टरनेटिवली डायरेक्ट पंक्चर, और एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट पंक्चर कर सकते हैं हम कैरोटिड आर्टरी को, में भी परफॉर्म कैरोटिड आर्टरी से भी जो हम सेरिब्रल सर्कुलेशन को दे सकते हैं, या फिर जो हमारा फीमोरल आर्टरी है इसके थ्रू भी हम कैथेटर डाल करके भी जो है सेरिब्रल सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं, और उसका एक्सरे इमेज ले सकते हैं। एक्सरे इमेज आर ऑब्टेन एज द कॉन्ट्रास्ट एजेंट फ्लो थ्रू दीज वेसल्स। इन वेसल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उसको हम फ्लो कर देते हैं, और कैरोटिड एंड जो वर्टिब्रल आर्टरी सिस्टम है, आर्टरियल सिस्टम है, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। एक्सरे बीम के द्वारा हम पिक्चर कलेक्ट करते हैं, एज वेल एज वीनस ड्रेनेज, जिस तरह से हम आर्टरी में करते हैं ठीक उसी तरह से हम वेन के अंदर मतलब सेरिब्रल एंजियोग्राफी, वीनल सेरिब्रो वीनल एंजियोग्राफी, सेरिब्रल आर्टरी एंजियोग्राफी, इस तरह से हम वेन्स के लिए और आर्टरी के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की, कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायर टू द एंजियोग्राफी द पेशेंट शुड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिन शुड बी चेक टू इंश्योर द किडनी फंक्शन विल बी एबल टू एक्सक्रीट आउट द कॉन्ट्रास्ट एजेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई पहले भी मैंने बताया किसी भी तरह के कॉन्ट्रास्ट एजेंट पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN क्रिएटिनिन लेवल किडनी फंक्शन टेस्ट हम चेक करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को यदि हम शरीर से बाहर निकालने की बात करें तो किडनी के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं। आफ्टर द हेयर इन द ग्रोइन इज क्लिप्ड, जो हम प्रोसीजर या फिर जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम एडमिनिस्टर करें उससे पहले जो ग्रोइन एरिया की जो हेयर है उसको हम क्लिप कर देंगे या प्रिपेयर कर देंगे, साइड क्लीन कर देंगे, और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज गिवन टू मिनिमाइज पेन। और कोई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जैसे लिडोकेन हो गया, लिग्नोकेन, लॉक्सकार्ड हो गया, ये सब हम क्या कर देंगे उस एरिया में दे देंगे, जिससे क्या होगा पेन जो है उसको मिनिमाइज कर सके। एट द इंसर्टन साइड, जिस साइड पर हम इंसर्ट कर रहे हैं कैनुला, एंड रिड्यूस आर्टरियल स्पाज्म, और आर्टरी के अंदर जैसे स्पाज्म आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है जिसमें कोई भी बाहरी चीज बॉडी के अंदर जाती है तो स्पाज्म करता है बॉडी, उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो हमें आर्टरियल स्पाज्म से भी पेशेंट को बचाना है और पेन को भी मिनिमाइज करना है। ये कैथेटर इज इंट्रोड्यूस
इनटू द फीमोरल आर्टरी से जो हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, अंदर डाल देंगे, फ्लश्ड विथ हिपेरिनाइज्ड सॉल्यूशन, और हम उसको क्या करेंगे कि आर्टरी को फ्लश कर देंगे हिपेरिनाइज्ड सलाइन से। मतलब जैसे हम 100 ml की सलाइन लेते हैं, उसमें 0.2 ml जो है हम हिपेरिन डाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, हिपेरिनाइज्ड सलाइन हो जाते हैं। उससे हम क्या करते हैं, जो कैनुला है जो हमारे हमने कैथेटर इंसर्ट किया उसको हम क्या करते हैं, फ्लश आउट करते हैं, जिससे क्या होगा, किसी तरह की क्लॉट नहीं बनेगा। एंड फील्ड विथ कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको भर देते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट से। फ्लोरोस्कोपी यूज टू गाइड द कैथेटर टू द एप्रोप्रिएट वेसल्स। फ्लोरोस्कोपी हम क्या बोलते हैं कि एक चलता फिरता जो है एक्सरे हम कलेक्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ से एंजियोग्राफी के मतलब एंजियोग्राफी कर रहे हैं, और इसमें हम जैसे ही वहां से मैं बात करूं कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाला, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते ही किस तरह से वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जा रहा है, वो आयोनाइज्ड होगा और वो एमिट्स करेगा, उत्सर्जन करेगा किसका, जो फोटोन्स है या फिर जो रेडियो ओपेक चीजें हैं उनका वो क्या करता है, उत्सर्जन करे, और उत्सर्जन करते हुए जो एमिट्स करते हुए उसके हम क्या करते हैं, इमेज कर लेते हैं। जैसे एक तो ब्लैक कलर का दिखेगा, और रेडियो ओपेक जो है वो कैसे दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, और व्हाइट कलर का दिखते हम उसका क्या करेंगे, इमेज जो फोटो हम एक्सरे बीम के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से। The color and temperature of the involved extremities are assessed to detect पॉसिबल एम्बोलिज्म। किसी तरह का कोई एम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है एक्सट्रीमिटी के अंदर, इसलिए हमें कलर और उसका टेम्परेचर जो है इसको हमें मेंटेन करके रखना होगा, किसका, जो हम कैथेटर डाल रहे हैं उसका। फ्लूइड आर एनकरेज टू फेसिकुलेट क्लियरेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट थ्रू द किडनी। हमें जो फ्लूइड है, जो आईवी फ्लूइड है, वो हमें क्या करता है, एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है क्लियरेंस द कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हमने एडमिनिस्टर किया उसको क्लियर करने के लिए थ्रू द किडनी, इसलिए हमें पेशेंट को फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा हमें एडमिनिस्टर करने हैं। द नर्स आल्सो मॉनिटर फॉर एन एलर्जिक रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कॉन्ट्रास्ट एजेंट से किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, नर्स इसे भी असेस करती है। अब हम बात कर रहे हैं माइलोग्राफी की। ये माइलोग्राम इज एन एक्सरे ऑफ द स्पाइनल सब अराक्नोइड स्पेस taken after the injection of a contrast agent into the spinal subarachnoid space through a lumbar puncture। माइलोग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सरे लेते हैं किसका, स्पाइनल सब अराक्नोइड स्पेस तक, और किसके द्वारा हम लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाल करके स्पाइनल सब अराक्नोइड स्पेस में। और ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट किस तरह से डालते हैं, लंबर पंक्चर के थ्रू। मतलब क्या इसका, लंबर पंक्चर करके मैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो सब अराक्नोइड स्पेस है इसमें डाल दूंगा, और ये जो सब अराक्नोइड स्पेस है स्पाइनल कोड में, वहां का हम क्या कर देंगे, एक एक्सरे कलेक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलोग्राफी बोलते हैं। द वाटर बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट डिस्पेयर्स अपवार्ड थ्रू द सीएसएफ। जो वाटर बेस्ड होती है, सीएसएफ कैसे हमें अपवार्ड करेगा कॉन्ट्रास्ट एजेंट को, जो वाटर बेस्ड होगा। जैसे हम लंबर पंक्चर किया और वाटर बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट उसको एडमिनिस्टर किया, वो सीएसएफ के सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, और वो क्या करेगा, जो सब अरेक्नोइड स्पेस है उसमें शो करेगा एनी डिटोरिएशन ऑफ स्पाइनल कोड और स्पाइनल ड्यूरल सैक। जो सब ड्यूरल सैक है, सैक का मतलब जो कैविटी है, उसके अंदर किसी तरह का कोई बात करें डिटोरिएशन तो नहीं हुआ है, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हमें क्या करेगा, बताएगा ये। कॉज्ड बाय, जो किसके थ्रू हो किसके द्वारा हो सकते हैं, ट्यूमर के द्वारा, सिस्ट किसी गांठे बन जाए, हर्निएटेड वर्टिब्रल डिस्क, हर्निए टाइप का वर्टिब्रल डिस्क मतलब खुद में इस तरह का मुड़ ना जाए डिस्क के अंदर, और अदर कोई लीजन तो नहीं बन गया है सब अराक्नोइड स्पेस में, ये हमें बताता है माइलोग्राफी। सबसे पहले हमने क्या किया, लंबर पंक्चर किया, लंबर पंक्चर के द्वारा हम क्या किया, वाटर वेस्ट जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उसका एडमिनिस्टर कर दिया। वो वाटर वेस्ट जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हुआ कहाँ चला गया, सीएसएफ के थ्रू ब्रेन तक, या फिर जो सब ड्यूरल स्पेस है उसमें चला गया, और फिर हमने सब ड्यूरल स्पेस में उसको जाते हुए एक एक्सरे कलेक्ट कर लिया, एक क्या बहुत सारे एक्सरे कलेक्ट कर लिया, और उन एक्सरे के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो सब ड्यूरल सैक है उसके अंदर किसी तरह का कोई डिटोरिएशन तो नहीं है, सब ड्यूरल जो सब अराक्नोइड स्पेस है उसमें किसी तरह का डिस्टोरिएशन तो नहीं है, ये हम कलेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। आफ्टर माइलोग्राफी द पेशेंट लाइज इन द बेड विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री। आफ्टर माइलोग्राफी, माइलोग्राफी के बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो हेड है उसको एलिवेट कर देते हैं 30 to 45 डिग्री तक, मतलब सेमी फॉलर पोजीशन में हम पेशेंट को लिटा देंगे। द पेशेंट इज एडवाइज टू रिमेन इन बेड इन द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर 3 आवर्स और एज प्रिस्क्राइब। कम से कम पेशेंट को हमें 3 घंटे तक उसको रिकमेंडेड पोजीशन में हमें लिटा कर रखना है, और बेड को 30 से लेकर 45 डिग्री तक हमें एलिवेट करना है, या फिर जो हमें डॉक्टर एडवाइस करता है उस तरह से हम करते हैं, रिकमेंडेड जो भी किया गया हो। अपवार्ड साइन इंक्लूड हेड, मतलब ऑटोवार्ड मतलब
ऑटोवार्ड का मतलब हम एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि अनहोनी या फिर जो अनहोनी संकेत होती है, इंक्लूड हेड एक, जिसको साइड इफेक्ट बोलते हैं, हेड एक, फीमर, स्टिफ नेक मतलब नेक का फिक्स हो जाना, इधर उधर मूवमेंट चला जाना, फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट को लेकर हो सकता है, सीजर आ सकते हैं पेशेंट में, साइन ऑफ केमिकल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया है उसकी वजह से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन के लेयर के अंदर, जो स्पाइनल कोड की जो लेयर है उसके अंदर, और किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर यूज द सेम नॉन इन्वेसिव टेक्निक। ये भी क्या है? नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, मतलब इसमें हम किसी भी तरह का इन्वेशन मतलब बॉडी के अंदर हम पंक्चर नहीं करेंगे। कैरोटिड ब्लड फ्लो बट रिकॉर्ड द ब्लड फ्लो वेलोसिटीज ऑफ द इंट्राक्रेनियल वेसल्स। इंट्राक्रेनियल जो वेसल्स है इसकी हमें वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेग, इसको हमें चेक करते हैं। किसका? कैरोटिड ब्लड फ्लो के थ्रू। Arterial velocities can be measured through thin areas of the temporal and occipital bone of the skull. Arterial जो हमें blood flow velocities को हम क्या measure कर सकते हैं through the thin areas of the temporal and occipital bone of the skull. Skull का जो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो थीन एरियाज होती है वहां से जो हम वेलोसिटीज, आर्टेरियल क्या है, आर्टेरियल ब्लड फ्लो कितनी स्पीड से जा रहा है इसको हम चेक कर सकते हैं। ये हैंडल डॉपलर प्रोब क्या होता है देखते होंगे आप, इस तरह का एक प्रोब होता है सोनोग्राफी के टाइम जो पेशेंट्स होते हैं जैसे एब्डोमेन की, जैसे थोरेक्स का, वो लीवर का कर रहे हैं तो जैसे लीवर के पास, ये तो लंग्स के एरिया, लीवर के पास ले जाकर ऐसे जब एक प्रोब होती है उस प्रोब से हम मूवमेंट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से ट्रांसक्रेनियल डॉपलर में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोब का यूज करता है, और वो प्रोब कहाँ होती है? टेम्पोरल रीजन पर, जो हमारे ब्रेन का ये जो दोनों टेम्पोरल रीजन है और जो ऑक्सीपिटल बोन है, पीछे हमारा ऑक्सीपिटल बोन होता है, इन ऑक्सीपिटल और जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पर हम उस प्रोब को मूवमेंट करवाते हैं, और इस प्रोब के थ्रू जो है पल्सिज बीम ये क्या करता है? इमिट्स करता है। सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड बाय द मूविंग द रेड ब्लड सेल्स विच इन द ब्लड वेसल। और ये किस तरह से सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, फिर कलेक्ट करता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो मूवमेंट है उससे वो क्या करता है? सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है और एक पिक्चर कलेक्ट करता है। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर इज ए नॉन इन्वेसिव टेक्निक है दैट इज हेल्पफुल इन असेसिंग वेसोस्पाज्म। ब्लड वेसल्स के अंदर किसी तरह का स्पाज्म तो नहीं देखने को मिलता है। अल्टर्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, किसी तरह का जो सेरिब्रल जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है वो अल्टर्ड चेंजेस तो नहीं हो गया। इन ऑक्सक्लूसिव वेस्कुलर डिजीज मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर बोल सकता हूँ, मतलब ब्रेन ब्लड वेसल्स के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, और अदर किसी तरह का सेरिब्रल पैथोलॉजी तो नहीं हो गया, ब्रेन के अंदर किसी तरह के कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या फिर कोई ब्रेन डेथ तो नहीं हो गया, इसका हम पता करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? द पेशेंट इज इन्फॉर्म दैट दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट। पेशेंट को हमें बताना है कि ये क्या है? नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। दैट हैंडल ट्रांसड्यूसर विल बी प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ द ऑर्बिट्स। नेक जो ट्रांसड्यूसर है या फिर जो प्रोब है उसको हम कहाँ में कलेक्ट करना है? नेक पर, और जो ऑर्बिट्स ऑफ द आई, आंख के ऊपर, दैट वाटर सोल्यूबल जेल, इसके ऊपर में क्या लगना है? जेली लगाना है वाटर सोल्यूबल, या फिर लुब्रिकेंट लगाना है यूज्ड ऑन द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के ऊपर हमें इस तरह का यूजेज करना है, और पेशेंट को ये बताना है कि एक नॉन इन्वेसिव, जैसे मैंने प्रोब रखा तो पेशेंट को पता नहीं क्या ऑपरेशन तो नहीं करेगा, चीरा तो नहीं लगाएगा, तो हमें पेशेंट को बताना है कि एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है। हमने सबसे पहले हमने क्या किया? ट्रांसड्यूसर लिया, प्रोब ली, उसके ऊपर हमने जेल लगाया, उसको हम कहा ऑर्बिट्स ऑफ द आई या फिर नेक ऑफ द नेक जो है उस पर हम क्या करते हैं? प्लेस्ड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले डायग्नोसिस की, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रो नाम से ही जैसे कंफर्म हो रहा है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ईएमजी, ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग निडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द नीडल इलेक्ट्रोड्स। हमने वहां क्या किया? नॉन इन्वेसिव टेक्निक। ये कौन सा इन्वेसिव टेक्निक्स है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो निडल है उसको इंसर्ट करते हैं, निडल इलेक्ट्रोड होती है, मतलब निडल टाइप का एक इलेक्ट्रोड्स होती है, उसको मैं निडल जैसा होता है वैसे पतली धागा होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? स्केलेटल मसल्स में टू चेंजेस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द मसल्स। मसल्स के अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है ताकत, क्षमता, इलेक्ट्रिकल जो क्षमता है मसल्स का, इसको हमें क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं ईएमजी के थ्रू। इलेक्ट्रिकल जो स्केलेटल मसल्स है वो कौन कौन से हैं? डेल्टोइड मसल्स है, बाइसेप्स मसल्स है, ट्राइसेप्स मसल्स है, ग्लूटियल्स मसल्स है, इन सब मसल्स के अंदर। और मायोपैथीज,
हम आगे बढ़ पड़े। मायोपैथी, मायो मतलब मसल्स, पैथो मतलब पैथोलॉजी, मसल्स के अंदर होने वाले किसी भी तरह की पैथोलॉजी, किसी भी तरह की एनोमलीज को हम बात की क्या कहते हैं, मायोपैथोलॉजी कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर शो ऑन ऑसिलोस्कोप एंड एम्पलीफाइड सो बोथ द साउंड एंड अपीयरेंस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑसिलोस्कोप में हम देखते हैं और ये क्या करता है, एम्पलीफाइड करता है बोथ किस किस को, साउंड एंड अपीयरेंस ऑफ द वेव्स। वेव्स जो आता है उसका किस तरह का अपीयरेंस है और किस तरह का साउंड आ रहा है, उसका हमें क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज करते हैं। और ये ऑसिलोस्कोप जो होती है ये कलेक्ट करता है और कंपेयर कर सकते हैं साउंड और वेव्स दोनों का साथ में। And EMG यूजफुल इन डिटेक्टिंग द presence ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। EMG क्या है, यूजफुल है हमारे पास, मेरे लिए या फिर जो पेशेंट है उसके लिए, किस तरह से presence ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, किसी भी तरह का न्यूरोमस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है उसमें, यदि न्यूरोमस्कुलर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई मायोपैथी जो होने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मसल्स के अंदर, तो उसका ये क्या करता है, पता लगाता है। इट हेल्प्स डिफरेंस वीकनेस ड्यू टू न्यूरोपैथी। न्यूरो मतलब नर्व के अंदर होने वाला किसी भी तरह की जो न्यूरोपैथी है उसके हमें क्या करता है, पहले डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि ये कुछ ना कुछ जैसी न्यूरोपैथी होने वाली है नर्व के अंदर, और इसकी वजह से कौन सी बीमारियां होने वाली है, इसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो कौन कौन से हो सकती है। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन, सबसे पहले हमें पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। द पेशेंट इज वार्न इज एक्सपेक्ट, क्या कर सकते हैं हम, ए सिमिलर, दोबारा से बता रहा हूँ, द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन, पेशेंट को हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, और द पेशेंट इज वार्न, पेशेंट को हमें चेतावनी देना है, फिर बताना है टू एक्सपेक्ट ए सेंसेशन सिमिलर टू दैट एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एज द निडल इज इंसर्टेड इनटू द मसल। हमने पढ़ा इसके अंदर एक हम निडल लाइक जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है उसको जब हम बॉडी पे जब हम इंजेक्टेड करते हैं तो हमें इंट्रामस्कुलर पेन होता है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाने में जैसा पेन होता है वैसा पेन होते हैं, तो हमें पेशेंट को बताना है कि आपको इस तरह का पेन हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को पहले से ही प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। द मसल्स एग्जामिन में भी एक मतलब पेन दर्द फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर द प्रोसीजर। मसल्स एग्जामिन जब हम ये ईएमजी करते हैं इसके कुछ टाइम बाद तक, शॉर्ट टाइम तक जो हमें पेशेंट को पेन हो सकता है मसल्स एग्जामिन के बाद। इवॉक पोटेंशियल स्टडीज, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन और जो स्पाइनल कोड की एरियाज है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। इवॉक पोटेंशियल टेस्ट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इन रेस्पॉन्स ऑफ द सर्टेन स्टिमुलाई। कुछ स्टिमुलाई देंगे हम ब्रेन को और इसके बेसिस पर हम देखेंगे किस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कर रही है ब्रेन के एरियाज के अंदर, कौन से एरिया की हमें चेक करनी होती है, उस तरह की जो है हम स्टिमुलाई देते हैं। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस the visual, auditory and somatosensory stimuli, visual, auditory और somatosensory stimuli are most often tested। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे कि हम कौन से टाइप का टेस्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विजुअल देखने के लिए, ऑडिटरी सुनने के लिए, फिर सोमेटोसेंसरी देखने सुनने बॉडी बैलेंस के लिए हम स्टिमुलाई कौन सा चेक कर रहे हैं, ऑफ्टन यूज टेस्ट कर रहे हैं। इवॉक पोटेंशियल टेस्ट रिकॉर्ड हाउ क्विकली एंड कंप्लीटली नर्व सिग्नल्स रीच योर ब्रेन। जैसे मैंने किसी भी तरह का कोई स्टिमुलाई रेस्पॉन्स दिया, पेशेंट को बैठा देंगे, जैसे हम विजुअल सपोज टेस्ट कर रहा है, पेशेंट को एक रूम में बैठा देंगे और वहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरह के कैसे कोई देखने का नहीं होगा, पेशेंट का नजर सामने रहेगा और मैं कोई ना कोई ऐसे स्टिमुलाई दे दूंगा सामने। अब वो स्टिमुलाई जैसे पेन दिया, पेन को देखते ही ब्रेन के जो ऑक्सीपिटल एरिया में देखने के लिए सेंसेशन होते हैं उसमें जाए, जैसे ऑक्सीपिटल एरिया के चेकअप करना था तो हमने देखने के लिए विजुअल किया, पेन लाया और पेन के लाते ही मैंने देखा कि ब्रेन के अंदर कितनी जल्दी सिग्नल जाती है, क्योंकि मैंने जो इलेक्ट्रोड जो है पहले इंसर्ट कर रखा है ब्रेन के अंदर, उससे हम देखते हैं कि किस तरह का उसका रेस्पॉन्स आता है और जो सिग्नल पहुंचा उसका कितनी जल्दी रेस्पॉन्स आता है। इट इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ डीमाइलिनेटिंग डिजीज, मतलब माइलिन शीट का जो हट जाना, डीमाइलिनेशन हो जाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उसकी डायग्नोसिस में, सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पॉलीन्यूरोपैथी, पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूरो मतलब नर्व के अंदर होने वाली पैथीज मतलब पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन वेयर नर्व कंडक्शन स्लो, जब नर्व कंडक्शन स्लो हो जाती है तो इडॉक पोटेंशियल स्टडीज हम करते हैं। इसके अंदर मेनली मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी कोई भी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपको
एक पेन आया, पेन के आते ही मेरे ब्रेन ने उसको पेन बताया, ये सिग्नल कितनी जल्दी आया, इस पेन का काम क्या है, फिर जैसे मैंने टच किया, जिसे मैंने पेन दिया, पेन के आते ही हमारा हाथ का रेस्पॉन्स आता है। ये हमें किसके थ्रू देखते हैं, इवोक पोटेंशियल स्टडीज के द्वारा, ब्रेन की फंक्शनल कितनी जल्दी आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कितनी फास्ट है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, द पेशेंट इज एडवाइज टू रिमेन परफेक्टली स्टिल थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग टू प्रिवेंट artifact मतलब signal not generated by the brain that interfere with the recording and interpretation of the test। पेशेंट को हमें एडवाइज करना है और रिमेन बताते रहना है, रुका हुआ रहना है, परफेक्टली स्टिल मतलब एक साथ ऐसे रुका हुआ रहना है, हिलना डुलना नहीं है, थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग टू प्रिवेंट, जब तक क्या हो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ना हो जाए, जब तक पेशेंट को ऐसे बोलना बैठे रहना है, और इंटरप्रिटेशन करना है टेस्ट का, जो टेस्ट किया है उसके हमें रिजल्ट का पता लगाना है। नॉन इन्वेसिव कैरोटिड फ्लो स्टडी, अब हम बात करने वाले हैं नॉन इन्वेसिव कैरोटिड फ्लो स्टडी, जो कैरोटिड वेसल्स है, नॉन इन्वेसिव तरह से किस तरह से हम उसके ब्लड फ्लो के स्टडी करते हैं। यूज अल्ट्रासाउंड इमेजनरी एंड डॉपलर मेजरमेंट, दो तरह से हम कर सकते हैं, डॉपलर ही कर सकते हैं या फिर जो अल्ट्रासाउंड ही जो है हम मेजरमेंट। डॉपलर मेजरमेंट में क्या होता है, मेजर ब्लड फ्लो थ्रू यूर ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो को हम देखते हैं किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स में। वेलोसिटी का मतलब क्या होती है, वेग बोल सकता हूँ, स्पीड बोल सकता हूँ, ब्लड का क्या स्पीड है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको हम क्या देखते हैं, डॉपलर के थ्रू देखते हैं, और अल्ट्रासाउंड इमेजनरी अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं। इवेलुएट करते हैं, पता लगाते हैं, तुलना करते हैं कैरोटिड एंड डीप ऑर्बिटल सर्कुलेशन, कैरोटिड जो सर्कुलेशन है और डीप जो ऑर्बिटल सर्कुलेशन है, इसका हम पता लगाते हैं। द ग्राफ प्रोड्यूस इंडिकेट ब्लड वेलोसिटी, इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी कैन इंडिकेट स्टेनोसिस और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ये ब्लड वेसल्स, इतनी मोटी ये ब्लड वेसल्स है। अब इसके अंदर यदि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जब इसका एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा आएगा, पानी इधर से ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो इधर से क्या होगा, प्रेशर ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इधर से पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, और वो प्रेशर एक पतली रूप से मतलब एक पतली जगह से निकलेगी, तो वहाँ से क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। यदि प्रेशर जनरेट हो रहा है तो हमें क्या बताता है, किसी तरह का स्टेनोसिस हो गया है, मतलब सिकुड़ापन, या फिर कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। ये एक एरिया है ब्लड वेसल्स का, मैं बताऊं ये एक एरिया है ब्लड वेसल्स का, और इसके अंदर जैसे ये प्लेग बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ये हमें बताता है, ये किसके थ्रू बताएगा, ग्राफ प्रोड्यूस करता है और ग्राफ थ्रू बताएगा ये हमें। कैरोटिड डॉपलर, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑकुलर पैलिथमोस्मोग्राफी, ये तीन चार चीजें। सबसे पहले हमने बताया कैरोटिड डॉपलर की, दूसरा मैंने बताया आपको कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी, तीसरा मैंने आपको बताऊंगा ओकुलर प्लिथ्मोग्राफी, चौथा आता है ऑप्थेल्मो ऑप्थला ऑप्थाल्मोडिनामोमेट्री। सबसे पहले एक एक को बात करते हैं। ऑकुलर प्लेथिस्मोग्राफी क्या होता है, मीजर ऑप्थेल्मिक आर्टरी प्रेशर, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसके प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें मीजर करते हैं। दूसरा आता है ऑप्थाल्मा डोमिना ऑप्थाल्मोडिनामोमेट्री, मतलब मेरा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सही से नहीं हो पा रहा है, आप देख लेना। ऑप्थाल्मा मीना मेडोमेट्री, ये क्या करता है, मीजर करता है प्रेशर इन द सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी एंड वेन, जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी और जो वेन है इसके प्रेशर को मीजर करता है। और जो ऑकुलर प्लेथिस्मोग्राफी है वो मीजर करता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी प्रेशर ओनली, ये आर्टरी और वीनल दोनों प्रेशर को मेंटेन करता है। आप दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। और ये हमें परमिट करता है इवेल्युएशन, परमिशन देता है इवेल्युएशन करने का आर्टेरियल ब्लड फ्लो, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है इसका डिटेक्टेशन ऑफ आर्टेरियल स्टेनोसिस, किसी तरह के अंदर आर्टरी के अंदर कोई स्टेनोसिस तो नहीं हो गया है, कोई ऑक्लूजन तो नहीं आ गया है, किसी तरह का कोई फ्लो प्लेग तो नहीं बन गया है, ये हमें ब्लड फ्लो कैरोटिड आर्टरी दोनों हमारे यहाँ से जाता है और यहाँ से हम चेक करते हैं इसका स्टेनोसिस, ऑक्लूजन, प्ले, किसी तरह कोई बात करें तो डिटोरिएशन तो नहीं हो गया ब्लड फ्लो के अंदर। ये हम चार तरह से कर सकते हैं, कैरोटिड डॉपलर के थ्रू, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, ऑकुलर प्लेथिस्मोग्राफ के थ्रू, और ऑप्थेल्मो डायनोमैनोमेट्री के थ्रू। These vascular studies allow non-invasive imaging of extra and intracranial circulation। ये जो वेस्कुलर स्टडी है ये हमें अलाउ करता है, नॉन इन्वेसिव टेक्निक इमेजिंग है ये, और एक्स्ट्रा और इंट्रा सर्कुलेशन अंदर की तरफ और जो बाहर की तरफ, जो हमारा सर्कुलेशन बाहर का मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, और जो हमारा एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पर किस तरह की ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, इसके बारे में हमें बताता है। अगला आता है नर्व कंडक्शन स्टडीज। नर्व का कंडक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा,
Nerve conduction studies are performed by stimulate a peripheral nerve. ये स्टिमुलेट करता है पेरिफेरल नर्व को at several point along its courses and recording the muscles action potential मतलब क्षमता the sensory action potential that result. नर्व कंडक्शन स्टडी क्या करता है, परफॉर्म करता है by stimulating a peripheral nerve. ये एक स्टिमुलेट करेगा किसको, जो पेरिफेरल बॉडी के अंदर नर्व है उसको सेवरल पॉइंट्स पर, जो शरीर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जो हमारा पेरिफेरल नर्व है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एलोंग इट कोर्स एंड इसके दौरान, और रिकॉर्डिंग करता है मसल्स एक्शन, मसल्स की जो ताकत है, मसल्स की जो क्षमता है, मसल्स की जो एक्शन है उसको सेंसरी एक्शन पोटेंशियल दैट रिजल्ट, और जो सेंसरी एक्शन कितनी क्षमता है उसको भी ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं हम इसके थ्रू, नर्व कंडक्शन स्टडी के थ्रू. सरफेस या फिर जो नीडल इलेक्ट्रोड्स है प्लेस ऑन द स्किन, इसमें भी हम नीडल इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, हम जो स्किन के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंसर्ट करते हैं. नर्व इज स्टिमुलेटेड द नर्व फाइबर, और हम देखते हैं किस तरह से नर्व जो है स्टिमुलेट हो रहा है और नर्व फाइबर किस तरह से फंक्शन कर रहा है. दिस टेस्ट इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेरिफेरल मतलब दूर होता है, सेंट्रल मतलब पास, मतलब सेंट्रल नर्वस ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल मतलब फुल बॉडी के अंदर जिस किसी भी तरह की न्यूरोपैथी, जो क्योंकि नर्व हमारे नर्व एंडिंग्स होती है, यहाँ पर फिंगर टिप्स के अंदर हो सकती है, हाथों में हो सकती है, पैरों में हो सकती है, पूरे बॉडी के अंदर जो नर्व्स फैली हुई है उन नर्व्स के अंदर किसी तरह का कोई पैथीज, न्यूरोपैथीज का मतलब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, नर्व के अंदर होने वाली कोई प्रॉब्लम्स जो होती है, डिटोरिएशन जो उसको न्यूरोपैथीज बोलती है. इट इज ऑफ्टन इंक्लूड एज द पार्ट ऑफ ईएमजी. ये जो है ईएमजी का भी एक पार्ट होते हैं, ईएमजी जो टेस्ट है. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी सबसे कॉमन टेस्ट होती है, आप देखते होंगे जब भी हमें आप न्यूरो हॉस्पिटल में काम करेंगे तो ईईजी करते हैं, मतलब ब्रेन के ऊपर जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स को ऐसे लगा देते हैं, ऐसे मुल्तानी मिट्टी होता है, या फिर किसी तरह नॉर्मली यूज करते हैं, या फिर किसी तरह की हम बात करें ऐसे कोई जेली टाइप्स होती है, या फिर कोई इलेक्ट्रोड्स जैसे ईसीजी के लिए आप इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स जो है बहुत सारे जगह, मतलब 25 के आसपास, 16 से लेकर 25 के आसपास इलेक्ट्रोड अलग अलग मशीन पर डिपेंड करते हैं. वो इलेक्ट्रोड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पर वो लगा देते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, जो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, ईसीजी अलग होता है, ईईजी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. ईईजी इज टेस्ट दैट मेजर स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन. ये क्या करते हैं, हम अचानक जो है हम कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को. एंड ईईजी इज टेस्ट दैट डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन योर ब्रेन वेव्स. ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होते हैं, इसके अंदर होने वाले किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. इट इज टिपिकली नॉन इन्वेसिव. ये टिपिकली क्या होता है, नॉन इन्वेसिव होते हैं. इसके अंदर हम किसी भी तरह की इन्वेशन मतलब स्किन का जो लेयर्स है इसकी हम टच तो करते हैं, कहने मतलब इसकी मतलब पंक्चर नहीं करते हैं, स्किन को हम पंक्चर नहीं करते हैं, इसलिए नॉन इन्वेसिव है. What with the EEG electrodes placed along the scalp. लेकिन जो EEG का जो इलेक्ट्रोड्स होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं जो स्काल्प का जो बोन है इसके एरिया पर हम क्या करते हैं, EEG की जो इलेक्ट्रोड्स है इसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. Between 16 and 25 electrodes will be attached to your scalp with the special paste. स्पेशल पेस्ट होती है, मैंने बताया जैसे मुल्तानी मिट्टी हो सकता है, किसी तरह कोई जेली होती है. इस तरह से 16 से लेकर 25 जो है इलेक्ट्रोड्स को जो है हम अटैच कर सकते हैं, अटैच करते हैं अपने स्काल्प के ऊपर, मतलब पेशेंट के स्काल्प के ऊपर यार. EEG इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू कंफर्म एपिलेप्सी. मतलब सीजर जो आते हैं पेशेंट के अंदर, सीजर और एपिलेप्सी क्या होता है, सीजर 1 से 2 बार आई तो सीजर है, और 2 बार से ज्यादा आ जाए तो किस में बदल जाता है, एपिलेप्सी में बदल जाता है. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन अपीयर इन एन EEG. जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ब्रेन के अंदर वो अपीयर होती है EEG के अंदर एज ए पैटर्न ऑफ वेव्स के पैटर्न्स के ऊपर. जैसे हम ECG देखते होंगे, इस तरह से एक वेव आती है. EEG में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेव आएंगे, बहुत सारे ऐसे वेव होते हैं. ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट आउट ले लेते हैं इसका. अगला आता है लंबर पंक्चर. LP सबसे कॉमन आपने देखा होगा, कॉमनली जो हम यूज करते हैं 16 नंबर का नीडल, 16 गॉज का नीडल यूज करते हैं जो कि पीला कलर का आता है. लंबर पंक्चर ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टैप, स्पाइनल टैप के नाम से भी जाना जाता है. ये मेडिकल प्रोसीजर, ये क्या मेडिकल प्रोसीजर है, मेनली डॉक्टर परफॉर्म करता है. इन विच ए नीडल इज इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल. स्पाइनल कैनाल जो है, स्पाइनल जो कोड का जो कैनाल मतलब पूरा हो गया, स्पाइनल कोड का मतलब एक कोड हो गया. जो स्पाइनल कैनाल है इसके अंदर हम क्या करते हैं,
नीडल का जो है इंसर्ट करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन जो है इसके हम लोअर पार्ट में यूजुअली हम करते हैं थर्ड एंड फोर्थ लंबर वेंट्रिकल, थर्ड से लेकर और फिफ्थ लंबर वेंट्रिकल्स के बीच में जो है हम नीडल को इंसर्ट करते हैं और सीएसएफ वहां से कलेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली टू कलेक्ट सेरिब्रोवैस्कुलर फ्लूइड, सीएसएफ को जो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो सीएसएफ है उसको हम कलेक्ट करते हैं लंबर पंक्चर के थ्रू। मोस्ट कॉमनली हम लंबर पंक्चर का यूज ही करते हैं सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया पिछले डायग्नोस्टिक में कि हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को भी हम एडमिनिस्टर करते हैं लंबर पंक्चर के थ्रू। दिस प्रोसीजर इज टिपिकली परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया यूजिंग स्ट्राइल टेक्निक। लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं हम लिग्नोकेन वगैरह, और इसके बाद से हम क्या करते हैं कि स्ट्राइल टेक्निक की यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ सीएसएफ में भी एक्सक्लूड इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी एंड न्यूरोप्लास्टिक डिजीज अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम एनालिसिस करते हैं सीएसएफ का, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं गया, किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया, या फिर न्यूरोप्लास्टिक डिजीज तो किसी सेल्स के अंदर नहीं आ गया है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करे, डिटोरिएशन लाइक। द मोस्ट कॉमन पर्पज इन सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यदि सस्पेक्ट हो रहा है तो इसका मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस है वो क्या है, लंबर पंक्चर है। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन क्या करें, बहुत सारे डायग्नोसिस है, ये कंप्लीट डायग्नोसिस है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। थैंक यू।